पता है मेरा बहुत मन था पॉडकास्ट करने का, अभी भी है। लेकिन भाई अभी तेरे को देख रहा हूँ, मेरे को अंदर से वो लग रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। Hello, everyone, and welcome to the second episode of Rajat Talks. With this podcast channel, we'll be meeting most inspiring personalities who are not only inspiring me, but they are also inspiring others. They are making differences, they are leading by example. In this second episode, we have a very special guest. I met him on Instagram, I never met him in person. He is an actor, a filmmaker, a cinematographer, a photographer, and many more. So please welcome our very own Sharma ji ka ladka, Adarsh Sharma. अरे थैंक यू सो मच रजत भाई, बट इतना कुछ नहीं हूँ मैं। ये तो Ad- हालात और वो रास्ते जैसे मुड़ते चले गए वैसा बनते गया मैं। no, Adarsh bhai, thank you so much for doing this second episode of Rajat Talks. I mean, we never met and you don't know me by person, हाँ but I'm pretty sure that after this meeting, we'll meet more बिल्कुल frequent, बिल्कुल। more often. Adarsh bhai, let's get into your journey. हम्म। Like I mentioned, a filmmaker, cinematographer, photographer, and many more. हाँ, So, how exactly all this started? फोटोग्राफर तो बनना ही नहीं चाहता था, Hmm. कभी सोचा ही नहीं था कि फोटोग्राफर बनूंगा या सिनेमाटोग्राफर बनूंगा। मेन मेरा एक्टर ही था कि एक्टिंग करनी है और फिल्में बनानी है। अब वो फिल्में कैसे बनानी है, उसमें क्या रोल प्ले करना है, कि असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है, कि उसमें सिनेमाटोग्राफर बनना है, ये सब कुछ दिमाग में था ही नहीं। बस एक फिल्म बनानी है, फिल्में करनी है, यही था बस दिमाग में कि जो हम सिनेमा देखते हुए आए। तो मैं बचपन से थिएटर करता था, पापा मेरे थिएटर में मेरे को लेके जाते थे, तो मैं थिएटर वगैरह करता था। स्कूल टाइम से ही बहुत सारे थिएटर शो प्ले वगैरह किए। उसके बाद ये करते करते मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया, क्योंकि मेरी पढ़ाई में कोई भाई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। तो यही एक एक्टिविटी लगती थी मुझे, जो मुझे थोड़ा इंस्पायर करती थी कि यार कुछ अच्छा है, मतलब ये मेरे को मज़ा आ रहा है करने में। और हमेशा मतलब थिएटर देख के मैं जितने भी, इवन मतलब अपना ही कैरेक्टर नहीं, सारे जितने भी कैरेक्टर्स उस प्ले में रहते थे वो सारे के डायलॉग्स याद कर लेता था मैं। तो वो डायलॉग्स को घर पे आके रिहर्स करना या अलग-अलग तरीकों से बोलना, ये सब चीज़ें मैंने देख-देख के जो है थिएटर में मेरा इंटरेस्ट आ गया था। फिर एज़ यूजुअल मिडिल क्लास फैमिली में बोलते हैं कि पहले कोई अच्छी डिग्री कर लो, फिर अपना जो है पैशन फ़ॉलो करना। और रायपुर जैसी जगह में जहाँ पे कोई बताने को नहीं होता है कि भाई तुमको लाइफ़ में करना क्या है करके, तो इधर यहाँ पे एक्टिंग और ये सब के चीज़ें भी नहीं थे जब मैं ये सब कर रहा था। स्टार्ट ऐसे हुआ कि घर वालों ने बोला इंजीनियरिंग कर लो, तो मैं पहले इंजीनियरिंग कर लिया। अब इंजीनियरिंग करने के बाद फिर एनएसजी होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है। तो ग्रेजुएशन के तौर पे मैंने इंजीनियरिंग की और फिर मेरा मेन एम यही था कि ग्रेजुएशन कर लूँगा और फिर एनएसडी जाऊँगा और वहाँ पे जाके अपने आप को भर्ती करके फिर पूरा फिनिशिंग करूँगा, अच्छे से एक्टिंग सीखूँगा। तो 2014 में मैं एनएसडी का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुँच गया था। अच्छे खासे मेरे इंटरव्यू तक पहुँच गया था। फिर वहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गया इंटरव्यू पे। पहला रिजेक्शन आया लाइफ़ में, बढ़िया। तो वहाँ पे मुझे लगा कि वो उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस और चाहिए। एक्चुअली बहुत टफ होता है वो इंटरव्यू और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके फिर जब वहाँ से रिजेक्शन आया, वापस रायपुर आया, तो रायपुर में मैंने अपने घर वालों से एक ही सवाल पूछा कि भाई मेरे को जाना है इसी लाइन में, और रायपुर में ऐसा सच कुछ है नहीं करने का। ना ही थिएटर हो रहे हैं इतने अच्छे, ना ही कोई एक्टिंग स्कूल है, ना ही कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला कि मेरे को मुंबई जाना है। ऐसे ही। तो घर वालों ने भी थोड़ा बहुत बोला, फिर तो बोला ठीक ठीक है, तेरे को चले जा, 2 साल के लिए चले जा। ऐसा था शुरू में। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही मतलब आँख बंद करके बैग वैग उठा के थोड़े पापा से पैसे लिए और फिर मुंबई आ गया। और मुंबई आके बस मैं लोगों के पहले तो समझने में ही टाइम लग गया, और फिर मैंने ऑडिशंस देना चालू किया वहाँ पे, एक्टिंग के ऑडिशंस। जहाँ पे रह रहा था वो लोग जाते थे ऑडिशंस पे, वो एक्टर ही थे। तो जाते जाते 15 दिन के अंदर पता नहीं क्या हुआ, एक एड क्लिक हो गया और मेरा जो लुक था वो उनको पसंद आ गया और मैं एक एड में सेलेक्ट हो गया। तो वो एड था एमएमआरडीए गवर्नमेंट का, जिसके मुझे 30,000 रुपीज मिले एक एड करने के। Very nice. पहला एड था और वो मुझे 15 डेज के अंदर ही मिल गया था मुंबई Hmm. पहुंचते। तो मेरा मोटिवेशन जो है ना ऐसा आसमान पे पहुंच गया। भाई गूज बम्स आ और रहे हैं मेरे को। मुझे याद है, मेरे को जैसे ही वो ऑफर मिला, मैंने अपने जो दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे थे और जो नई नई जॉब लगी थी जिनकी, हाँ, उनको मैंने कॉल करके बताया। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे जो जॉब कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को एक दिन का जो है 30,000 रुपये मिल रहा है एक ऐड करने का। 30,000 रुपये, वो भी सब कुछ अच्छे से, मतलब आपको जाना है सिर्फ एक्टिंग करनी है और कोई खर्चा नहीं, गाड़ी भी लेने आएगी आपके घर तक। तो मेरे दोस्त लोग जो बोल रहे थे कि हम यहाँ पे 30-30 दिन काम कर रहे हैं, 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5, और हमको 22,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, और तू एक दिन काम कर रहा है तेरे को 30,000 रुपए मिल रहा है। तो वो मेरे को जान के बहुत खुशी हुई।
बट वही है ना कि जॉब वाले के पास तो परमानेंट है ना, हर करेक्ट एक तारीख को पैसा गिर जाएगा। करेक्ट करेक्ट हमारे करेक्ट एक दिन के बाद हमको नहीं पता कि हमको फिर कब काम मिलने वाला है। तो करेक्ट फिर रेगुलर करते गया, फिर 1 महीने काम मिला। फिर उसके बाद तुरंत फिर नेक्स्ट महीने मुझे फ्लिपकार्ट का काम मिल गया। तो उसपे मुझे 15 टू 20,000 रुपीज़ मिले थे, हम्म उसके आस-पास कुछ मिले थे। तो वो भी एक ही दिन का काम था और उसमें मिल गया। फिर उसके बाद मैं बीच में से एक सीआईडी शो में भी आया, छोटे से रोल पे, जो मैं कभी किसी को बताता नहीं हूँ। वो हाँ भी वो काफ़ी सीआईडी की मेरे को कहीं क्लिप्स दिखी थी, हाँ, मैंने वो काफी थोड़ा पुरानी क्लिप है, वो नहीं मिलेगी। तो यूट्यूब पे है अभी भी, कभी-कभी कोई देख लेता है तो फ़ोन कर देता है, "अरे! तेरे को देखा करके।" अब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था, तो मैं ऑडिशंस बहुत देता था, बहुत ज़्यादा ही ऑडिशंस देता था, थोड़ा ग्रूम भी हो गया था एंड समझने लग गया था कि क्या चाहिए होता है वहाँ पे, सामने वाला क्या देखता है, आपको कैसे ग्रूम रहना है, क्या चीज़ पे हिट करना है। तो फिर ये करते-करते फाइनली एक बड़ा ऐड मेरे पास आया फ्रीचार्ज का, जिसमें मैं एज़ अ सोलो मुझे कास्ट किया उन्होंने, जिसके मैंने 3 राउंड ऑफ ऑडिशंस क्लियर किए थे। तो वो ऐड जो थोड़ा थोड़ा टर्निंग पॉइंट था वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शंस आने वाले थे एंड काफ़ी टाइम तक वो ऐड रन हुआ था न्यूज़ चैनल्स पे, पीवीआर्स पे, मतलब फ्री चार्ज उस समय बहुत चल रहा था, करेक्ट उसके करेक्ट बहुत ही करेक्ट ज़्यादा नया नई नई कंपनी थी वो। और पेटीएम जस्ट आया नहीं था उस टाइम पे, पेटीएम आने वाला था। करेक्ट करेक्ट तो वो ऐड जो है एकदम टर्निंग पॉइंट लाया और वो ऐड को किसी एक डायरेक्टर ने देखा एंड देन मुझे एमएस धोनी के साथ एक जो गल्फ इंजन ऑयल का ऐड था, उसके लिए डायरेक्ट कास्टिंग हुई। उसके लिए मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया। डायरेक्ट लुक टेस्ट पे बुलाया और मुझे बोला कि यही लड़का चाहिए करके। तो वो ऐड मुझे वैसा मिल गया था। तो वैसे ही होता है कि जब आप ज़्यादा काम करते जाओ तो आपका चेहरा वहाँ पे लोग देखते हैं, तो पता नहीं चलता आपको कि कौन देख लेगा कभी। इसलिए जैसे आजकल लोग रील्स बनाते हैं, आपको नहीं ना कौन देख रहा है आपको, एग्जैक्टली कौन डायरेक्टर बैठ के कहाँ देख रहा है, करेक्ट कौन मोबाइल स्क्रॉल करेक्ट करके what आपको type of देख रहा है। content you are हाँ, making, जो भी how कंटेंट। many people are तो liking it. पहले ऐसा था कि आपको सिर्फ ऑडिशन देना पड़ता था तो आप उस लाइन पे जाओ, लेकिन हाँ आजकल सोशल मीडिया आने की वजह से करेक्ट आप करेक्ट कहीं पे बैठ के वीडियो बना रहे हो, आपको कब रातों रात आप पलट जाओगे, कोई उठा लेगा कि आ जाओ भाई एक ऐड बनाना है, एक मूवी बनानी करेक्ट आदर्श भाई, ये तो है। काफी मतलब क्रेजी स्टोरी लग रही है मेरे को। तो हुँ, ये जो एक्टिंग का ड्रीम है भाई, हुँ, ये मतलब इसका सोर्स कहाँ से आया? मतलब आपने बोला कि आपको हमेशा से हुँ, एक्टिंग करनी थी। हुँ। एनी फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली बैकग्राउंड था क्योंकि मेरे पापा पार्थ एंड भोपाल से थिएटर करते थे एंड थिएटर में काफ़ी रहे हैं, मेरे पापा अभी भी करते हैं थिएटर। तो वो मुझे लेके जाते थे बचपन में थिएटर करने के लिए एंड मैं देखता था और वहीं से देख के सीखा एंड फिर स्टार्ट किया करना। और मेरी मम्मी लिटरेचर एंड लैंग्वेज वाली है, तो हिंदी की कविताएँ, उपन्यास ये सब बहुत वो पढ़ती थी। तो वहाँ से अपना डिक्शन सही करना, हिंदी प्रॉपर बोलना, क्योंकि हम लोग बहुत अलग हिंदी बोलते हैं। जब थिएटर में आपको बहुत शब्द क्लियर बोलने पड़ते हैं, तो वो सब सिखाया गया मुझे। फिर पापा को देख के एक्टिंग सीखी, तो वहाँ से एक्टिंग का कीड़ा जो है वो आ गया था। लग रहा है भाई। और फिर मुंबई में करते-करते अब क्या होता है कि मुंबई में आपको हमेशा काम नहीं मिलेगा। करेक्ट लाइक कभी आपका दिन बहुत अच्छा जाता है, कभी आपका दिन बहुत बुरा जाता है। करेक्ट जैसे एक वाकया शेयर करता हूँ कि मैं जब अपना पहला ऐड कर रहा था ना, तो मैं एयरपोर्ट पे शूट कर रहा था एंड बहुत सारी पब्लिक जमा हो गई थी और लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोई नया हीरो लॉन्च हो रहा है। क्योंकि मेरा गेटअप वैसा था, उसमें वो एक गुजराती कैरेक्टर प्ले कर रहा था। तो बहुत लोग ऐसे हाथ हिला रहे हैं, कोई हाँ, कोई ऑटोग्राफ के लिए बोल रहा है। उनको लग रहा था वो कोई अफ़वाह फैल गई थी कि ना कोई बड़े स्टार का बेटा है, कोई लॉन्च होने वाला है करके। तो बड़ा मैं देख के खुश हो रहा हूँ, यार इतनी सारी भीड़ है, ये हमारे लिए आई है क्या? जैसे ही डायरेक्टर ने पैकअप बोला, देयर वाज़ नॉट अ सिंगल पर्सन अराउंड मी। लेकिन शूट के टाइम पे सभी लोग थे। चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, मेकअप दादा, ये वो सब थे। मतलब दे वे आर मेकिंग श्योर कि एक्टर को कोई परेशानी ना हो, जो करेक्ट कि होता करेक्ट है। करेक्ट लेकिन जैसे ही पैकअप हुआ, उसके आधे घंटे के बाद मेरे आजू-बाजू में कोई था ही नहीं पूछने के लिए कि आपको घर तक छोड़ दूँ क्या? कि आप घर कैसे जा रहे हो वहाँ से? तो ये मैंने फ़ील किया कि आप वहीं पे स्टार हो। जब सेट पे चल रहा है करेक्ट वहीं पे करेक्ट स्टार हो, सेट खत्म हुआ, उसके बाद आपने जब तक कुछ ऐसा काम नहीं किया है, आप स्टार नहीं हो भाई। करेक्ट आपको करेक्ट मेहनत करनी है इसको कमाने के लिए। तो ये करेक्ट ऑडिशन जो नंबर ऑफ जितने सारे एड्स मिले ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑडिशन के बेसिस पे ही फिर मिलना चालू हुए। और जब बंद हो गए थे तब मैंने फिर अपने आप को स्विच किया कि मैं असिस्टेंट डायरेक्शन में घुस जाऊँ। मैंने असिस्टेंट सीआईडी शो को मैंने असिस्ट किया है, जो कि कहीं मैं मतलब पता नहीं होगा। तो सीआईडी शो करीबन मैंने 4-5 महीने असिस्ट किया है एज़ अ असिस्टेंट डायरेक्टर सीखने के लिए, कि फ़िल्म मेकिंग होती क्या है? क्योंकि हम कैमरे के सामने अलग दिखता है हमें चीज़ें, लेकिन इस कैमरे के पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जो हमें सीखनी होती है। करेक्ट कि सिर्फ़ एक्टिंग ही नहीं होती ना, उसमें डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव क्या है, लाइट कैसे आ रही है, ये ही सेट पे क्यों ऐसे कलर पैलेट्स क्यों यूज़ किए गए हैं सेट पे, और कंटिन्यूटी क्या होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ रहती है।
तो वो बारीकियाँ सीखने के लिए मैंने एक सीरियल जॉइन किया था कि मुझे सीखना है, क्योंकि सीरियल ही एक वो था जो एबीसीडी सिखा सकता था। क्योंकि एड्स क्या है, 1 दिन के होते हैं, 2 दिन के होते हैं, इतना हौच-पौच होता है, इतना वो होता है कि वो सिखाने के लिए कोई नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। मूवी में तो आप पैनिक हो जाओगे, मतलब कि क्या सिचुएशन हो रही है, कैसे हो रहा है। सीरियल थोड़ा स्मूथ चलता है इंडस्ट्री में कि यार 1 दिन में इतने एपिसोड्स निकाल रहे हैं, फिर भी वो बहुत वास्ट है अभी, करेक्ट। बहुत तेज़ काम होने लग गया है सीरियल्स का। तो सीरियल जॉइन किया, सीरियल जॉइन करने के बाद फिर मैं एक एड एजेंसी के साथ जॉइन किया, जहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर में काम किया। फिर वहाँ पे करते-करते क्रिएटिव हेड बना मैं वहीं पे ही, एंड फिर मैं एज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर भी काम स्टार्ट कर गया था वहाँ पे। हुँ। तो धीरे-धीरे जो है, मतलब वो जो मन में था कि बनानी है फ़िल्में, जो फ़िल्म मेकर आपने बोला कि फ़िल्म मेकर भी हैं, तो वो ही कीड़ा था कि भई सिर्फ़ एक्टिंग नहीं है, सभी चीज़ों को जानना है। और मेरे ख़्याल से सभी एक्टर्स जितने भी बनते हैं, वो सभी चीज़ों को सीख के ही आके आज बन रहे हैं। आप विकी कौशल को ले लो, पहले असिस्टेंट डायरेक्टर थे, अब वो एक्टिंग में आ गए हैं। तो वो पूरी चीज़ों को सीख के बाद वो इतना रिफ़ाइन होते हैं, क्योंकि क्या होता है, मेरे को कोई टेक्निकल नॉलेज कहीं से भी नहीं मिला था, कोई एजुकेशन तो मिला नहीं था, ना ही एनएसडी से, ना ही एफटीआई, दोनों मैंने कोशिश की थी जाने की, और दोनों में रिजेक्ट हो गया था मैं। तो अब आपको कैसे मिलेगा यार? तो वही है, सेट पे काम करके, घिस के, मतलब उसके लिए कोई टाइम नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं, आप बस लगे रहो, डेडिकेटेडली लगे रहो। हाँ, खाना-वाना सब मिल जाता है, सोने को भी आपको मिल जाता है सेट पे, ऐसा कुछ नहीं रहता, बस लगे रहो तो मिल जाता है वो चीज़ें। भाई आपने गल्फ इंडियन ऑयल में काम किया, एमएस हाँ। धोनी जी के साथ था। हुँ, अब धोनी तो नाम सुनते साथ भाई मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंडिया के, तो हुँ। उनसे मिलने की अपॉर्च्युनिटी मिली आपको? नहीं, उनसे अपॉर्च्युनिटी हमको नहीं मिली, क्योंकि दोनों का जो शूट हो रहा था, वो दोनों अलग-अलग स्टूडियोज़ में हो रहा था, सेम डे पे शूट था। बट धोनी को हमने देखा है दूर से कि शूट करते हुए, बट वन ऑन वन जो है वो नहीं हो पाया, क्योंकि शॉट्स अलग-अलग लगे थे। ऐसा लग रहा है कि वो एक शॉट है, जब वो हमको इशारा करता है धोनी जो है, तो दोनों अलग-अलग शॉट्स हैं, अलग-अलग एंगल से लगाए गए हैं। मिल नहीं पाया मैं उनसे, बट उनको देखा था मैं, क्योंकि शॉट जो है वो दूसरे स्टूडियो में वहीं पे ही चल रहा था। तो ये था तो एक्सपीरियंस। एकदम इतना क्लोज होके एक मेजर मिसिंग वाली फीलिंग आई क्या कि बस यार। हाँ, वो तो ऑब्वियसली, मतलब कि इतना बड़ा स्टार जब सामने, और आपका वो एकदम फेवरेट स्टार है, और आप सिर्फ उसको देख पा रहे हो और मिल नहीं पा रहे हो, तो वो चीज़ तो थी। तो बट रिस्ट्रिक्शंस थे वहाँ पे, वो बहुत कम टाइम के लिए वो आए थे, उन्होंने अपना शॉट दिया और फिर वो चले गए, तो हमारी मुलाकात वैसे हो नहीं पाई उस टाइम पे। बट रिस्पेक्ट कि जो भी वो मतलब इतना नाम कमा लिया वो चीज़ के लिए, तो वो देख के ही मेरा मन भर गया था, मेरा मन। मुंबई को काफी हाँ, स्ट्रगल वाली सिटी बोला जाता है, इस हाँ। पे थॉट क्या है आपका? इस पे थॉट यही है कि जब तक आप घुस के देखोगे नहीं, किसी दलदल में, तो पता कैसे चलेगा कि वो कितना गंदा है, कितना नहीं है। हम्म। आपको पहले उसमें जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो लोगों ने परसेप्शन बना के रख दिया है हमारे शहर में या दूसरे किसी शहर ने, वो परसेप्शन बना के जो रखा हुआ है कि यार वो इंडस्ट्री बहुत गंदी है, इंडस्ट्री ऐसी है, नहीं मिलता वहाँ पे काम, सब यूज़ करते हैं। यार ये आप यहाँ बैठ के बातें करते हो। आप अगर वहाँ पे जाओ, पहले देखो, वहाँ की सिचुएशन समझो, वहाँ पे एक्सपीरियंस लो कि भाई कैसी है इंडस्ट्री। जब तक उसको जानोगे नहीं, तब तक आप कहोगे कैसे? जैसे यहाँ पे आप। इतने लोग हैं, एक्टिंग के लिए फ़ोन करते हैं मेरे को रोज़ हम्म। कि कोई ऐड है क्या बताना, कोई ऐड है क्या बताना। मतलब मैं उनको बताता हूँ, फिर भी 1-2 लोगों को मैंने काम किया, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं। बट यार मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ से जाओ। अब वो किन्हीं कारणों की वज़ह से नहीं जा, मैं तो पुश करता हूँ भाई सबको, एक ना एक बार तो जाके देखो, भले ही तुमको फट जाएगी तुम्हारी, है ना? कि तुम 6 महीना भी नहीं सर्वाइव कर पा रहे हो, 2 महीना, लेकिन भाई कल को रिग्रेट तो नहीं रहेगा मन में कि मैं ट्राई नहीं किया। अरे जाके देखो तो दुनिया, वो बोलते हैं दूर से, अरे कितनी गंदी दुनिया है बॉलीवुड, भाई ऐसा नहीं है। भाई जब तक आप दलदल में घुस के देखोगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितना गंदा है। मैं ये ऑफ नहीं कह कोर्स। सकता कि भाई हर को काम मिल जाएगा, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत पे। 2 ही चीज़ पे लोग वहाँ पे बात करते हैं, एक भाई आपकी मेहनत, और दूसरा भाई किस्मत भी आप साथ लेके आते हो। जो मैंने भी किस्मत पलटते हुए देखी है लोगों की, कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि यार इसको क्या मिलेगा, भाई आज कितना अच्छा-अच्छा काम कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप कोई एक परसेप्शन बना के चले गए कि नहीं मेरे को तो नहीं मिलेगा, वहाँ पे नहीं मिलता है, इतना स्ट्रगल है, ये है, वो है, और नेगेटिव होते जा रहे हो, नेगेटिव हो, फिर डिप्रेशन में जाके फिर आपको नहीं मिलेगा। आप सोचोगे ही वही, तो आपको नहीं मिलेगा। आप सोचो ना अच्छा कि आपको मिलेगा, क्योंकि करेक्ट। अब मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ, जैसे बहुत सारे रिजेक्शंस हुए मेरे को, मतलब मैंने 1500 से 2000 से ऊपर ऑडिशंस दिए हैं पिछले 3 साल में, 3 या 2 साल में, जब-जब मैं ऑडिशंस देता था। तो अब हर ऑडिशन तो मेरा क्रैक नहीं हुआ ना, बहुत सारे रिजेक्शंस, अब आप रेशियो देख लो रिजेक्शन का, रिजेक्शंस बहुत हुए हैं। हम्म। अगर 1000 ऑडिशन भी दिए होंगे, तो उसमें से मैंने 10 काम किए हैं, तो भाई मतलब 990 तो रिजेक्शंस है ना मेरे हाथ में, लेकिन वो रिजेक्शन को मैं लेके तो नहीं बैठा ना। करेक्ट। अगर मैं लेके बैठ जाता हूँ,
तो फिर क्या होगा, फिर वो धीरे-धीरे मैं और कम ऑडिशन दे पाऊँगा, करेक्ट, नहीं दे पाऊँगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, फिर मैं करेक्ट, वापस आता हूँ। तो करेक्ट, यही होता है लोगों को कि अगर वो बोलते हैं मुंबई में कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे करेक्ट। फॉर एवरीवन। जैसे ही सूरज उगा है, आप तैयार हो, एनर्जाइज़्ड हो, निकलो ऑडिशन देने या फिर निकलो लोगों से मिलने। अगर ऑडिशन नहीं भी हो रहे तो लोगों से मिलो। एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे। इतने लोग बैठे हैं वहाँ पे, इतनी इसी फील्ड में नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक्टिंग में। आप जो भी चीज़ में वहाँ पे ट्राई करने जा रहे हो, लाइक इवन द आर्ट भी इतना वास्ट हो गया है आजकल, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, कुछ भी हो। आपको स्ट्रगल के टाइम पे एक वो पॉइंट आता है जहाँ पे आपको कन्वर्जन दिखना चालू होता है अपनी मेहनत का। तो वो रेशियो है वैसा यार कि 9:1 का है कि मतलब 900 बार दोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो लाइक भाई सॉर्ट ऑफ इतने थिंग। सारे ऑडिशंस दिए आपने, हुँ, कुछ में अपॉर्चुनिटी मिली, आपने ये भी बताया कि यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग। हुँ। हाउ डू यू हैंडल रिजेक्शंस? रिजेक्शंस हैंडल करना वही था कि उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। हुँ, पहली चीज़ तो जब भी मैं ऑडिशन देने जाता था ना, तो मैं उस ऑडिशन को भूल जाता था। उसको आके मैं सोचता नहीं था कि इसमें होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। शुरू में हम सोचते थे, काफ़ी ज़्यादा सोचते थे, बट धीरे-धीरे जब आप एक आदत हो जाती है, तो फिर सोचना छोड़ दिया कि होगा कि नहीं होगा, यही होता था। तो जो चीज़ आपने दे दी है, उसके बारे में मत सोचो, नई चीज़ों के बारे में सोचो कि अभी कल क्या देना है, परसों क्या देना है, और कौन-सा ऑडिशन है या आज ही और कौन-सा ऑडिशन है, दे देता हूँ जाके। और सोचो मत कि आपने जो दिया है वो कैसा गया है, बुरा गया है, खराब गया है, मत सोचो उसके बारे में। तो ये एक तरीका है कि आप रिजेक्शंस को हैंडल करो। सेकंड, लोग जो है बहुत ज़्यादा घर में बैठे रहते हैं। मुंबई में भी जाके मैं देखता था कि चारदीवारी के अंदर ही बैठे हुए हैं और दिन में एक ही ऑडिशन देके फिर आ जा रहे हैं, घर पे बैठ जा रहे हैं। फिर वो अपने आप को वैसा चैनलाइज़ कर लेते थे कि मैं तो यार हर हर टाइप के ऑडिशन दूँगा ही नहीं, सिर्फ अच्छा कोई आएगा तो ही जाऊँगा। तो वो भी होता है लोगों में कि लोगों का डिज़ायर होता है कि मैं कोई अच्छा ही काम करूँ। लेकिन वो घर में बैठ जाते हैं, तो चारदीवारी इतना बड़ा शहर है, इतना शोर है, इतने लोग घूम रहे हैं और उस शहर में आप वो चारदीवारी के अंदर में बैठे हो, तो डिप्रेशन कैसे नहीं आएगा भाई? जब तक करेक्ट आप भाई, बाहर निकलोगे नहीं, करेक्ट। बातें नहीं करोगे। तो ये एक तरीका होता है। मेरे को 2-3 बार आया, मतलब ऐसे एड्स थे जिसमें मैं बैकपैक करके रखा हुआ हूँ। कल मेरा शूट है, मुझे फ्लाई करना है एक दूसरी सिटी, जो कि मेरी ड्रीम सिटी थी मेरे को जाने की। और रात को 3 बजे मेरा फ़ोन बजता है और बोला जाता है कि आपका कैंसल हो गया, आपकी जगह किसी और को लेके जा रहे हैं। और ये ऐसा हो चुका है, ऐसा 2 बार हो चुका है मेरे साथ अभी। तो वो वहाँ पे आदमी टूट जाता है क्योंकि हुँ, यार आप एक उम्मीद तक पहुँच करेक्ट, चुके हो करेक्ट, करेक्ट। कि आपने अपना भाई माइंड बना के रखा आपके हुआ है। सपने में आ रहा है, हाँ, वो करेक्ट, जगह आपके सपने में आ रही करेक्ट, है करेक्ट, और वो ऐड आ रहा है, वो बहुत बड़ा ऐड था। करेक्ट। और वो ऐड आपके सपने में आ रहा है और आप प्लानिंग करके रखे हो, भाई कल तो मैं जा रहा हूँ। है ना? आपने दोस्तों को बता दिया है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो उस चीज़ को पहले से। एंड देन यू फिर वो आपको नहीं मिलता ना, तो फिर वो लगता है अरे यार! शिट! कैसे चले गया यार? और आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। इट्स द डायरेक्टर्स कॉल और करेक्ट। प्रोड्यूसर्स कॉल कि उन्होंने क्यों आपको हटा दिया और दूसरे को ले गए। सो ऐसा भी होता है, बट वही है कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे। फिर लग गए दूसरे ऑडिशन देने में। नहीं भाई, तो करेक्ट, करेक्ट। आपकी बातों से भाई ये तो प्रूफ हो रहा है कि इफ यू वांट टू फॉलो योर ड्रीम्स, हुँ, यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। अपने रायपुर से आप गए मुंबई, वहां हुँ, पर यू स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, यू स्टार्टेड बिल्डिंग अप। काफी सारे लोगों को क्वेश्चन आएगा भाई हुँ, कि अ, अब कुछ लोगों को क्या होता है भाई, ड्रीम्स फॉलो करने में कुछ लोग पीछे इसीलिए हट जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली इनस्टेबल है वो, हुँ, बैकअप नहीं है। हुँ, तो भाई ऐसे केसेस में जिनके पास बैकअप नहीं है, पैशन है, आर्ट है, उन लोगों को क्या एडवाइस है भाई? इफ यू आर गोइंग टू मुंबई, हुँ। you should have a backup, the financial backup, or you can also go solo, try things out over there, make हुँ। friends, and start living a peaceful देखो, life. आजकल ट्राई तो करना पड़ेगा। जैसे मैं नहीं कहूँगा कि आप घर से ही पैसे लेके जाओ। आप खुद अगर आप कैपेबल हो कुछ चीज़ में, आपने डिग्री वगैरह की हुई है, आपको कुछ चीज़ का टैलेंट है, तो इतना मीडियम हो चुका है आजकल, आज खुद ही फ्रीलांसिंग करके आप पैसे कमा सकते हो। तो आप थोड़े बहुत जमा करो और उन पैसों को लेके मुंबई में ट्राई करो क्योंकि फाइनेंशियल इज़ अ बिग थिंग। आजकल बहुत, एक तो बहुत महँगा हो गया है। हमारे टाइम पे फिर भी थोड़ा कम था, 10 साल पहले की अगर मैं बात बताऊँ तो। लेकिन आज अगर मुंबई को देखूँगा तो जो फ्लैट हमको 15,000 में मिलता था, वो आज 50,000 में मिल रहा है रेंट पे। तो जो डिफरेंसेस आ गए हैं, तो नो डाउट कि आपको थोड़ा बहुत तो फाइनेंशियल रखना पड़ेगा अपने हाथ में कि एटलीस्ट आप 1 डेढ़ महीना अपना चला सको वहाँ पे। एंड फिर धीरे-धीरे आपको काम मिलते जाएगा और फिर वो रोलिंग होते जाता है। एंड वो लेवल पे पहुँचने में टाइम लगता है, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो आपको लगता ही है। प्लस इन्वेस्टमेंट सिर्फ रहने का नहीं है, आपको खाना अच्छा है, आपको कपड़े अच्छे पहनने हैं, आपको प्रेजेंटेबल रहना है। मतलब एक एक्टर की लाइफ में भाई सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो अपने आप के ऊपर ही करता है वो। सनस्क्रीन लगाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएगा, डीओ लगा के जाएगा। तो वो एक जो इन्वेस्टमेंट है ना, इट्स
वो प्योरली आपको निकालना पड़ेगा। आप पहले से कुछ काम वाम करके रखना पड़ेगा अपने पास, अगर प्योरली एक्टिंग में जा रहे हैं तो लेके जाओ कुछ पैसे। ऐसे अंडरस्टूड। नहीं हो पाएगा क्योंकि हाँ, अंडरस्टूड। रियलिटी है भाई, मैं कोई फेक वो नहीं बोलूँगा लोगों नहीं, को। नहीं, ऑनेस्ट आंसर है भाई, ऑनेस्ट रियलिटी है, थोड़े आंसर है। बहुत तो रखने ही पड़ेंगे, करेक्ट, आपको करेक्ट, जमा करके रखने करेक्ट। पड़ेंगे तभी हो पाएगा। इनफैक्ट भाई आजकल कोई बिजनेस भी आपको चालू करना है तो भी आपके पास पैसे तो होने पैसे चाहिए रहने ही ना, तो चाहिए अगर ना। आप किसी फील्ड में जा रहे हो तो थोड़े हाँ, बहुत पैसे तो भाई बनते चाहिए। हैं भाई। मतलब ऐसा टाइम आता था जब हमारे पास भी नहीं रहते थे, तो हम अपने रूममेट से ही थोड़ा बहुत ले गए, या भाई वो टाइम आ जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ रुक जाएगी। पैसा बढ़कर नहीं है भाई, आपका पैशन, आपका ड्रीम बड़ा है, लेकिन उसको पैसे से मत तौलो कभी भी। पैसे को रखो बाजू में, उसको सपोर्ट करने के लिए कि भाई इससे मैं थोड़ा ये कर लूँ और फिर अपने आप को इसको फॉलो करूँ पैशन को। इट्स ऑल अबाउट कि पैसा तो सिर्फ ज़रूरत है ना, रहना, खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, बस खत्म, यही है जीवन में पैसा। यही है ना पैसा भी तो कहीं ना कहीं। भाई आपकी मुंबई की जर्नी में फ्रेंड्स का कितना रोल है आपके? हाँ, अच्छा खासा रोल है यार फ्रेंड्स का। मतलब क्या होता है कि आपको एक डायरेक्शन दिखाने वाला बंदा चाहिए होता है कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। तो वो आपके आसपास में जो आपको ऑब्जर्व करता है, जो आपका वेल विशर है, वही बताता है। एंड जो मेरे रूममेट्स थे वो मुझे हेल्प करते थे, या फिर जो मेरे फ्रेंड्स बाहर रहते थे वो हेल्प करते थे। तो नो डाउट आपको एक मेंटल सपोर्ट के लिए एक वहाँ पे अच्छा सराउंडिंग चाहिए, अच्छे सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। एंड प्लस फैमिली का भी आपको एक बैकबोन चाहिए वहाँ पे कि मेंटली आपको सपोर्ट करते रहे, कि अच्छी बातें मतलब उनसे आपको मिले, ताकि आप निराश ना हो कि फैमिली की आपको बार बार याद आए, या फिर मोटिवेटेड रहो आप। करेक्ट, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। एंड मेरे बड़े भैया का काफ़ी ज़्यादा हाथ था, मतलब उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे वो मुझे, फाइनेंशियली भी उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये सब चीज़ें थोड़ी एक चाहिए होती है कि आपके इर्द गिर्द ना अच्छे सर्कल रहे, आपका फ्रेंडशिप रहे अच्छी, दोस्त यार यही, फैमिलीज रहे, तो जिससे आप डिप्रेस कम हो भाई, पहली चीज़ तो बात करने को ही रहेगा ना। कोई है भाई तो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स दो जो चाइल्डहुड अभी भी फ्रेंड, कनेक्टेड है? हाँ हाँ, मेरे तो सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स अभी कनेक्टेड ही है मेरे साथ। जो स्कूल में साथ था, कॉलेज में साथ था, और फर्स्ट जॉब में साथ था, मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धांत, वो अभी भी मेरे साथ है। और बाकी कॉलेज फ्रेंड्स हैं मेरे साथ में, अभी ग्रुप है हम लोग का। एंड मुंबई के भी काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स थे अभी भी कनेक्टेड है। एक जीतू भैया करके है, वो जयपुर रहते, मतलब जयपुर है उनका होम टाउन, मुंबई रहते हैं अभी। तो जब भी मैं मुंबई जाता हूँ तो मैं उन्हीं के पास रुकता हूँ हमेशा। तो वो एक है, वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, बट मैं उनको जीतू भाई बोलता हूँ, लाइक वो कनेक्शन वैसा है उनका। अब एक्टिंग तो चलो हम्म आपने बता दिया कि ड्रीम था, इसी में जाना था। हम्म उसके बाद थोड़ा आपने असिस्ट भी किया कुछ शोज में। हम्म। ये बिहाइंड द रोल, मतलब बिहाइंड द कैमरा वाले जो रोल्स हैं, ये कैसे आ उसका गया? इंस्पिरेशन कहाँ से आया भाई फिर ये? भाई मतलब उसका इंस्पिरेशन ना यहाँ से आया। पैसों जब से। पैसे खत्म हो गए थे ना, तो फट गई थी कि हम्म। भाई अब वापस तो नहीं जाना पड़ेगा घर कहीं, क्योंकि काम मिल नहीं रहा था एक्टिंग का। तो लगने लगा कि भाई मेरे को काम तो करना ही है, और रहना तो है ही, क्योंकि इसमें तो वक्त लगता है अच्छा बनने में, मतलब अच्छा काम मिलने में तो वक्त लगता है। तो क्या किया जाए, पैसे कहाँ से कमाएं, तो इसी फील्ड में काम करते हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर पहले बन जाते हैं, सीखने को भी मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, जिससे मेरा रेंट और निकल जाए, खाना पीना निकल जाए। खाना तो सेट पे ही मिल जाता था, रेंट के पैसे मैं पूरे वहाँ से निकाल लेता था। तो ऐसे करके मैं सीआईडी शो जुड़ गया था, जिसमें मेरे को सुबह 8 बजे निकलता था मैं घर से, और रात को 10 बजे आता था। 2 टाइम का खाना मैं वहीं, नाश्ता और लंच पे मेरे को वहीं मिलता था। रात को आके बस मैं घर पे करता था, सोने के लिए बस आता था घर। ये कंटिन्यू 4 महीने तक किया, 4 से 5 महीने तक कंटिन्यू यही रूटीन बन गया था मेरा। जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं काफ़ी ज़्यादा सीख गया हूँ वहाँ से, अब मेरे को निकलना चाहिए यहाँ से, तो मैंने एक फिर अप्रोच वगैरह किया दूसरे एजेंसीज को, प्रोडक्शन हाउसेस को, जो एड्स बना रहे थे, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना रहे थे। तो उसी में एक सर ने मुझे, वो नया प्रोडक्शन हाउस ओपन कर रहे थे, और मैंने वहाँ पे अपना रिज्यूमे दिया, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था। फील गुड प्रोडक्शन करके था उनका, तो उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, प्लस एड्स भी बनाते थे। तो आईसीआईसीआई बैंक का एड बनाया बनाया, और सकाल न्यूज़पेपर एक मुंबई में, जो महाराष्ट्र में जो फेमस है, उसका न्यूज़ 2-3 एड्स बनाए। फिर डॉक्यू फ़िल्म्स बनाए, नेट जियो के लिए उन्होंने डॉक्यू बनाए, उनकी रिव्यू बनाते थे बहुत सारे। एंड काफ़ी काम था उनके पास, तो उनके साथ करते-करते मैंने फिर कास्टिंग भी सीख ली थी, क्योंकि मैं मतलब पूरा होल सोल उनका प्रोडक्शन सँभाल रहा था। तो उनके साथ रह के मैंने कास्टिंग भी सीखी, फिर कास्टिंग भी करना स्टार्ट कर दिया था मैं। एंड फ्रीलांसिंग कास्टिंग भी मैंने स्टार्ट कर ली थी उस टाइम पे। एंड वो करते-करते मैं क्रिएटिव हेड भी बन गया था, कि मैं एजेंसीज़ के साथ पे जाके बात करता था उनके बिहाफ़ में। क्या होता है इसमें, 3 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। क्लाइंट, जो प्रोडक्ट है, जैसे एड इंडस्ट्री में क्लाइंट होता है जिसका प्रोडक्ट है, बीच में होती है एजेंसी।
जो क्लाइंट को एजेंसी को बोलती है कि हमको एक ऐड बनाना है, एजेंसी स्क्रिप्ट तैयार करती है और प्रोडक्शन हाउस को देती है, हम्म प्रोडक्शन हाउस पूरा एग्जीक्यूशन करता है। हम्म तो प्रोडक्शन हाउस को समझने के लिए कि भाई एजेंसी क्या चाह रही है, तो डायरेक्टर पहले नहीं आता है, तो प्रोडक्शन हाउस का ही कोई क्रिएटिव वो रहता है जो पहले जाके एजेंसी से पूरा ब्रीफ समझता है। तो वो रोल पे मैं आ गया था उस टाइम पे कि एजेंसीज के साथ मैं जाता था और मिलता था। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे मतलब फ्रीलांसिंग भी करना चालू कर दिया था, कास्टिंग वगैरह। फिर मैंने एक सर को ज्वाइन किया, कविश सिन्हा करके थे, कास्टिंग डायरेक्टर हैं अभी, उनको ज्वाइन किया, उनके साथ मैंने मतलब कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स किए। तो बस वही करते करते फिर टाइम आ गया था कि मैं फिर रायपुर आ मतलब गया। मुंबई से रायपुर आने के बाद एक्टिंग वाली लाइन में कितना स्टॉपेज लगा, हम्म। और डू यू वांट टू गो बैक टू मुंबई? मुंबई तो ऐसी जगह है यार कि कभी छुट्टी नहीं है अंदर, अभी भी वो बसा हुआ है दिल में। खैर मैं इस पे आता हूँ कि मैं कैसे मतलब आ गया। तो सडनली फैमिली में थोड़ी पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे को डिसाइड करना पड़ा कि आ गया था मैं रायपुर। एंड रायपुर आया तो यहाँ पे मैं परेशान हो गया था, कुछ भी करने को नहीं है, ना लोग समझते हैं यहाँ पे क्रिएटिविटी, ना किस लेवल का काम मैं करके आ रहा था वो लेवल तो यहाँ पे था ही नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक दो एजेंसीज यहाँ पे ज्वाइन किया, वो ऐसे ही थी, मतलब मेरा जो दिमाग चलता था वो समझती ही नहीं थी। वेरी ट्रेडिशनल वे पे यहाँ पे काम हो रहा था उस टाइम। अभी तो काफ़ी बढ़ गया है कोविड के बाद से, बट जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था वो चीज़ बताना और समझाना लोगों को, तो समझ ही नहीं थे लोग कि ये क्या क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैंने फिर यहाँ पे एक प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया, अनुष शर्मा जी का, एमएलए हैं अभी। तो वो उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था दूरदर्शन का, जिसमें मैंने 12 एपिसोड्स डायरेक्ट एंड शूट किए। वो एक मुझे अच्छा काम मिल गया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा मुंबई का धीरे धीरे कम होने लग गया था कि हाँ चलो यहाँ पे काम मिल रहा है, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा करके। क्योंकि जब पापा की तबीयत ठीक हुई थी तो मैं सोचा था कि एक बार मुंबई, जो बीच में मैं गया भी था 1-2 महीने के लिए, फिर मैं वापस आ गया था क्योंकि मुझे यहाँ पे काम मिल रहा था। तो जब यहाँ पे दूरदर्शन और अनुज भैया के साथ जुड़ा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे और सीखने को मिला कि हाँ यहाँ का काम कैसे होता है, कैसे करना चाहिए। वो अनुज भैया थोड़ा हेल्प किए कि बताए यहाँ पे कैसा सर्कमस्टेंसेस है और कैसे यहाँ पे काम होता है। फिर उनके साथ करते करते फिर मैं यहाँ पे, मेरे को एक दो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिल गए यहाँ पे ऐसे ही, कंपनीज वगैरह के। एक नेताजी होटल का एक मिला, एक दो हायत होटल के एक दो एड्स वगैरह मिले। तो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ यहाँ पे ग्रो हो रहा है करके लोगों को समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे वो अपने जब आप अपना काम करो ना खुद का, तो वो एक अलग मजा है यार कि आपको करेक्ट, आपके पास फ्रीडम है करेक्ट, कि भाई ये मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। करेक्ट। तो जब क्लाइंट मुझे ऐसे देते थे कोई काम कि हाँ ये एक ऐड बनाना है, एंड देन मैं उनको स्टोरी सुनाता था, एंड फिर वो स्टोरी उनको अच्छी लगती थी तो मुझे लगता था अब एग्जीक्यूशन करना है। तो वो सब करना मैं स्टार्ट कर गया, फिर वो मुझे मजा आने लग गया कि ठीक है चलो यार ये भी अच्छा काम है, यहाँ पे करते हैं। तो एक किया, फिर दूसरा किया, वो करते करते फिर मुझे यहाँ पे द लोकल जो होता है उनकी तरफ से भी मुझे आया कि उनको भी एक अपने इवेंट की आफ्टर मूवी बनानी होती थी उनको। तो मैं उनके साथ जुड़ गया था आफ्टर मूवी बनाने के लिए। तो धीरे धीरे करके रायपुर में मिलते चले गया काम, और फिर मेरे अंदर से मुंबई का वो धीरे धीरे कम होते गया, जाने का, वापस जाने का जो स्कोप था। तो 2018 मैंने डिसाइड किया, 17 में मेरे मन में था कि मैं जाऊं 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 वापस जाऊं, ऑन एंड ऑफ चल रहा था। 18 जनवरी फरवरी से मैं पूरा यहाँ शिफ्ट हो गया था रायपुर में, कि हाँ अब यहाँ पे काम मिल रहा है, चलो इधर करते हैं, मजा भी आ रहा है, घर वालों के साथ में भी हूँ, अच्छा है करके। तो 18 में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिले मुझे। फिर वेडिंग का यहाँ पे बहुत क्रेज चल रहा था, सब वेडिंग्स कर रहे थे और मुझे भी लगा कि वेडिंग पे हाथ मारना चाहिए। तो मैंने 18-19 में वेडिंग्स की, 2018-19, इवन कोविड के टाइम्स में भी कुछ उठाई थी, तो वेडिंग्स भी करने लग गया था। बट फ्रैंकली बताऊँ, मेरे को ना मज़ा नहीं आता था। मेरे को लगता था इसमें ठीक है, अच्छा है, और कुछ नया हमेशा कोशिश करता था करने की। तो लेकिन जब आप मतलब कुछ नया करने की चाहो बट सेम हो रहा है हाँ वेडिंग, एग्जैक्टली, मतलब वही फेरा है, वही है यार, क्या नया एंगल करो। कोशिश करते थे, बट क्या है, वो मेरे हिसाब से नाचने वाले लोग दूल्हा दुल्हन तो नहीं थे ना। क्या है, हम लोग ऐड बनाते हैं तो हम एक्टर्स को अपने हिसाब से परफॉर्म करवा सकते हैं। तो वी हैव टाइम, हम करेक्ट, टाइम लेके पूरा एक ऐड बनाते हैं। करेक्ट, लेकिन वेडिंग्स में यू डोंट हैव टाइम। और करेक्ट। जो वेडिंग शूट कर रहा है भाई, वो बहुत ही मंजा हुआ बहुत खिलाड़ी है, ज्यादा भाई, बहुत और वो ज्यादा, बहुत ही ज्यादा टफ है आज की डेट में बहुत वेडिंग शूट। ज्यादा दोबारा इनको। बोल ही नहीं सकते दूल्हा दुल्हन को कि भाई मंगलसूत्र फिर से पहना दो, मेरे को करेक्ट एक भाई, और टेक लेना है, नहीं करेक्ट, बोल करेक्ट, सकते। करेक्ट। तो मुझे वो बहुत डिफिकल्टी हुई वो हाँ, सब, मतलब मेरे को समझ में आया भाई ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है ना, ये बहुत मुश्किल है वेडिंग शूट्स करना। तो मुझे रियलाइज हुआ भाई ये मेहनत का काम है करके, और ये आप जैसे जैसा आप बनाना चाह रहे हो वो नहीं बन पाएगा ना, आपको एंगल चाहिए, लाइट्स चाहिए, तब तक तो वो पहना देगा, वो वरमाला हो या जो, तब तक तो उसे 7 फेरे भी हो जाएंगे, जो लाइट सेट करो ये सेट करो। मैं नहीं चाहता था कि मैं एकदम ज्यादा घुस हुए इसमें।
वेडिंग्स फिर भी करता था, मजा आता था उसमें भी। इट्स गुड मैनेजमेंट चीज, बहुत अच्छा है मैनेजमेंट सीखने के लिए। वेडिंग्स अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, डिसिप्लिन मैनेजमेंट आपको सिखा देता है। टाइमिंग। टाइमिंग, हाँ बहुत ही अच्छा है, मतलब इट्स रियली गुड। और आपको ये चीज भी सिखा देता है कि झिझक नहीं होनी चाहिए करेक्ट। अपने अंदर। करेक्ट। आपको किसी भी चीज को बोलने के लिए, किसी भी के साथ प्रेजेंट होने के लिए आपको शर्म निकालनी पड़ेगी। करेक्ट। जो मैं, मेरे शर्म तो थी नहीं मेरे अंदर, मैं एक्टिंग कर रहा था वैसे ही शर्म नहीं थी मेरे को। नंगा खड़े कर दोगे रोड पे, मैं खड़े हो जाऊंगा चड्डी पहन, कोई दिक्कत नहीं। वो शर्म निकाल चुके थे हम, वो थिएटर में हम सीख चुके थे कहीं। तो वो सब चीजें काम आती थी कभी कभी वेडिंग्स करते थे तो, कि बोल देते थे ब्लंटली फ्रैंकली कि ऐसा करना है ऐसे करना है। फिर ये करते करते लोकल जब कर रहा था तो और इंटरेस्ट आया। लोकल वाज अ गुड प्लेटफॉर्म यहाँ पे। फिर कोविड आ गया धीरे धीरे। 19 मतलब 19 में भी मैंने काफी एड्स वगैरह बनाए, एनएसपी, ये गवर्नमेंट के साथ काम किया, एनटीपीसी हो गया उनके साथ किया। तो ये करते करते इंटरेस्ट फिर बन गया था। फिर रायपुर में जब एक बार था मैं, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब शायद मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। फिर कोविड जब हिट हुआ तो भाई सभी वापस आ रहे थे, और हम तो यहाँ पे ऑलरेडी जमा चुके थे 2 साल 3 साल स्पेंड करके। करेक्ट। तो लगा कि हाँ अभी तो यही से सब काम हो रहा है। और कोविड आने के बाद क्या हुआ, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया। तब समझ में आने लग गया कि भाई एक्टिंग करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास टैलेंट अगर है, आप घर में बैठ के कर सकते हो करेक्ट एक्टिंग, भाई। और करेक्ट। दिखा सकते हो अपना टैलेंट। करेक्ट। क्योंकि इंस्टाग्राम बूम हो चुका था पूरा, यूट्यूब इतना बूम हुआ उसके बाद से। तो यूट्यूब भी मैंने स्टार्ट की थी बीच में, करना स्टार्ट किया था, अभी ऑन एंड ऑफ चल रहा है। तो बस यार फिर ये इधर ही सेट हो गया। अब मेन प्रॉब्लम है कि मैं एक्टिंग से कैमरा कैसे उठाया वो बताता हूँ। कि जब रायपुर आया ना, एक्टिंग का तो कोई काम था नहीं यहाँ पे, कोई भी काम नहीं था एक्टिंग का। यहाँ पे कोई डायरेक्टर को पैसा नहीं देता था, डायरेक्टर उनके दिमाग में था ही नहीं। उनको बस एक ऐड बनाना है, आप कैसे भी बनाओ। तो अब मैं एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कोई डायरेक्टर को तो कोई समझ ही नहीं रहा, उसको तो कोई पैसा ही नहीं है कि एज अ फ्रीलांसर किसी को डायरेक्टर बुला रहे हैं, या खुद ही कर रहे हैं लोग तो कैमरा खरीद के। तो मुझे समझ में आया कि भाई यहाँ पे तो मतलब कोई औकात ही नहीं है डायरेक्टर, उनको टर्म ही नहीं पता है कि डायरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को बनाने के लिए। तो मैंने ऐसे ही कैमरा लिया फिर अपने लिए कि एक कुछ होना चाहिए, कैमरा शूट करते हैं। तो उसको सीखा कैमरा लेके, फिर उसको सीखा कि इसको चलाते कैसे हैं। क्योंकि शुरू के 2 एड्स में अपने दोस्तों से मांग मांग के, जिनके पास थे, शौकीन तौर पे रखे हुए थे डीएसएलआर, उनसे मांग के मैंने ऐड बनाया है शुरू के 2-3। तो मैंने शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई है, वो भी मांग मांग के मैंने बनाई है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर मुझे फुल टाइम जाना है इसमें तो मुझे एक कैमरा चाहिए, किट चाहिए। क्योंकि आपको बनाने के लिए तो एक चाहिए ना इंस्ट्रूमेंट। तो डायरेक्टर को तो कोई वो है नहीं। तो मैं वहाँ पे फिर कैमरा लिया और फिर उसको मैंने सीखा। मैंने वर्कशॉप ज्वाइन की यहाँ पे कैमरा सीखने की, सोनी की एक वर्कशॉप लगी थी, तो वो ज्वाइन की 1 हफ्ते की। और वहाँ पे थोड़ा बहुत कैमरा सीखा, वहाँ पे लोगों से मिला, और जितने भी लोग वहाँ आए थे उनसे थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने इंटरेस्ट ले लेके सीखा कि भाई मेरे को बताओ। जो वेडिंग वाले भी हैं वो लोग सिखाए, कि वेडिंग वालों से बेसिक फंक्शन सीखा, समझ में आया कि कैमरा कैसा होता है। फ्रेमिंग तो मुझे पता थी क्योंकि एड्स वगैरह बनाते थे। तो वहां से फिर मैंने कैमरा जो है चलाना सीखा। और फिर वेडिंग ने भी मुझे सिखा दिया कैमरा, कि जब मैं वेडिंग्स फ्रीलांसिंग कर रहा था ना, खुद से ही उठाता था, तो मैं उसमें खुद ही कैमरा चलाता था। तो वहां से भी मैंने कैमरा बहुत सीखा, लोगों से ही सीखा है। जितना सीखा ना आसपास के लोगों से, रायपुर वालों से ही कैमरा समझ में आ गया कि क्या है बॉस। और फिर वो करते 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 फिर मैं सिनेमेटोग्राफर बन गया कि भाई अच्छा एक शूट करना है, आदर्श भाई आ जाओ। अच्छा, ये नहीं बोलता भाई एक डायरेक्ट करना है, आदर्श भाई आप डायरेक्ट करोगे क्या, आ जाओ, ऐसा किसी ने नहीं बोला आज तक। एक शूट करना है, आदर्श आ जाओ। तो फिर वो शूट करने वाली इमेज ही बन गई थी, और फिर पैसे भी मिल रहे थे। मेरे को लगा चल भाई शूट ही करते हैं इसमें, कम से कम आप उस फील्ड से जुड़े हुए हो, चले भले ही आप डायरेक्ट नहीं करो। फिर मैंने ही मतलब वो कैमरे के पीछे रह के ही डायरेक्शन वाला पार्ट जो था वो खुद से ही करना स्टार्ट किया, कि इसमें ऐसा करो वैसा करो। जो भी मेरे को आता था मैंने सामने वाले को बताना स्टार्ट किया, चाहे वो एक्टर हो या फिर कोई एंकर ही कैमरे के सामने क्यों ना हो, या प्री वेडिंग ही शूट कर रहे हैं तो वही सामने क्यों ना हो कपल्स। तो वो धीरे धीरे फिर निकलते गया। फिर अब करते करते हम लोग अब इसमें आ गए कि हम प्रॉपर, अब तो डायरेक्ट ही करता हूँ मैं, कैमरा भी चलाता हूँ, ऐसा नहीं है, शूट भी करता हूँ। मैं 2020 में जब ये लॉकडाउन हुआ था, तो लोकल जो है उन्होंने अपना लोकल ट्यूब करके एक यूट्यूब चैनल चालू किया था। उन्होंने बनाए थे करीबन हर हफ्ते वो एक एपिसोड निकालते थे, हर महीने में 4 एपिसोड। तो वो सारे एपिसोड्स मैंने उनके शूट किए उस टाइम पे। तो वो शूट और उसमें एडिट एंड फिर डायरेक्शन करते करते में जो है और थोड़ा फिनिश हो गए थे। फिर घर में मजा आ रहा था वो चीज़ करके। तो लोगों ने इमेज बना दी कि भाई ये जो लोगों ने इमेज बनाई है ना, वो हाँ एग्जैक्टली वो इमेज लेके आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ भाई।
लोकल इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। अगर वहां पर आपको कोई भी स्मॉल अपॉर्चुनिटी मिल रही है रिलेटेड टू फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोकल के आप इंस्टा पेजेस देख लो, इनफैक्ट रील्स देख लो, आप लोग कहीं ना कहीं तो दिख जाते हो। तो भाई ये लोकल की जो अपॉर्चुनिटी मिली है और ये जो एक्सपोजर मिला है, आपको पब्लिक से वो रिएक्शन आया? लोग जानना स्टार्ट कर गए थे कि कौन है ये बंदा करके, एंड सामने से आके मिलते थे। अवेयरनेस हो गई थी एक्चुअली लोगों की, व्हाट ही डज करेक्ट। एंड हु इज ही। काम की वजह से भी लोग आते थे कि हमको आपसे शूट कराना है, तो करेक्ट। क्लाइंट्स भी वैसे मिलते थे कभी कभी कि हाँ काम अच्छा है, काम देख के भी लोग आते थे, तो वो भी एक क्लाइंट बेस बनना स्टार्ट हो गया था रायपुर में। एंड लोकल की वजह से तो फिर जानने के लोग। आप जब मुंबई में थे भाई, आपके कोई रिलेटिव्स, जान पहचान के लोग इस टाइप से इंटरेक्ट हुए क्या कि अरे भाई यार एक तू? बढ़िया किस्सा सुनाता हूँ मैं। हाँ। खैर वो बंदा भी बहुत फेमस हो गया है और आई रियली अडोर कि उसने बहुत मेहनत की है एंड बहुत ही फेमस हो गया है वो बंदा। ठीक है, तो मैं कास्टिंग कर रहा था, 2016 की बात है शायद, 2017 में उसका पहला शो आया था बंदे का, रायपुर का ही बंदा है ना। वो ऑडिशन देने आया था मेरे पास, तो मैं वो बिग बॉस? यस आया और उसने ऑडिशन दिया। और फिर ना पता नहीं क्या हुआ, मैं उससे पूछ लिया भाई तुम कहाँ से हो करके, मैं कास्टिंग डायरेक्टर था हाँ उस टाइम पे। हाँ। तो बोला मैं रायपुर से हूँ। हम्म। और मैं बोला मैं भी रायपुर से हूँ, और इतनी खुशी आई मेरे को। और वो बंदा आके मेरे को हक कर लिया एकदम, बहुत ही स्वीट हार्टेड है यार वो बंदा। Yeah. मैं बोला भाई तू लगे रहे, तेरे को मिलेगा मिलेगा करके मैं उसको बोला 2-3 बार। और बीच में मेरी उससे 1-2 बार मैसेज में भी बात हुई थी। उसके बाद फिर मैंने उसका शो देखा, उसको शो मिला सेठ जी करके, और वो बन गया। मेरे को वही रिकॉल हो रहा था यार, ये था इसमें। आज देखो अभी वो कितना फेमस हो गया है, कहाँ से दुनिया छोटी। Exactly मैं भाई। सोचता था कि मैं ही आया हूँ रायपुर से और कोई है ही नहीं करके, Exactly. और वो रैंडमली उस दिन मेरे को मिल गया। और आज की डेट में अगर मैं टाइम को अगर देखूं तो इज बिग। वो जिस एनर्जी से जो ऑडिशन के बाद मेरे से मिला था ना कि मैं कर रहा हूँ और नहीं, मैं उसको ही बोला कि हाँ हो जाएगा, तो बस लगे रहे करके। और वो उसके जस्ट 5-6 महीने बाद ही मैं उसका न्यूज़ देखा था। तो उस टाइम पे मैं उसको कॉल मैसेज नहीं किया कुछ भी, क्योंकि वो उस फ्लो में था। एंड देन फिर मैं तो 2017 में वापस आ गया था। फिर मैं उसको देखता था, फॉलो कर रहा था मैं उसको इंस्टाग्राम पे, और उसके शोज वगैरह फॉलो कर रहा था। तो काफ़ी उसने शोज किए, बीच में काफ़ी शोज मिले उसको। उस एक शो ने उसको थोड़ा धीरे धीरे उसका जो पैरामीटर था ना वो बढ़ाते गया बढ़ाते गया। कई बार क्या होता है कि आपको एक शो मिल जाता है ना, फिर आप सोचते हो कि अब तो मैं अब बड़ा ही शो करूँगा करके, लीड ही करूँगा, लेकिन उसने उस चीज़ को एकदम रिदम बना के रखा। तो काफ़ी अच्छा उसने इंडस्ट्री को समझा है। एंड छोटी सिटी से जाके ऐसा बड़ा काम करना बहुत मुश्किल होता है भाई। मैं समझ रहा हूँ उसके पीछे की स्टोरी क्या है कि भाई वो कैसे उस मुकाम पे पहुँचा है। इसीलिए वो एक बड़ा एग्जाम्पल है रायपुर के लोगों के लिए, कि अगर किसी को भी जाना है तो ये मत सोचो यार कि होगा नहीं होगा। यहाँ पे जितने इंस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं या ऑलरेडी करना चाहते हैं, कि मुंबई में जाके एक्टिंग करना चाहते हैं, तो जाओ यार, आप वेट क्यों कर रहे हो। लोग ना थोड़ा वेट कर लेते हैं कि अब जाऊंगा, थोड़े पैसे जमा कर लेता हूँ, अब जाता हूँ। आपका टाइम जा रहा है, आपकी उम्र जा रही है। एक्टिंग ऐसा नहीं है कि, बोलते हैं लोग, देख जनरली बोलते हैं लोग कि एक्टिंग की कोई उम्र नहीं होती, बट भाई सही टाइम पे भी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, एग्जैक्टली। क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है। एग्जैक्टली। एक्टिंग की आप शायद बोलोगे उम्र नहीं होती होगी भाई, हाँ, बट जो कनेक्शंस आप बिल्ड करोगे लेकिन अभी उसमें से तो टाइम लेके, लगेगा ना, उसकी तो उम्र होगी। उसकी तो टाइम लगेगा ना। और आपके इर्द गिर्द वाली चीजें को भी तो टाइम करेक्ट। लगेगा ना भाई। करेक्ट। फैमिलीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये कनेक्टेड है आपके करेक्ट। रूट्स आपसे, जो आपको कहीं ना कहीं खींचते रहते हैं। कुछ करेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बेटा शादी कर लो, फिर ये कर लो। अब भाई मुंबई के बारे में बात कर ली हमने, रायपुर के बारे में बात कर ली, एकदम समरी चाहिए मेरे को कि चूज करना हो अगर, हाँ। बिहाइंड द कैमरा हम्म। या फिर स्टेइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो आप क्या चूज करोगे भाई भाई? लव इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द हम्म। कैमरा, है ना, वो अंदर से कभी नहीं जाएगा। और रायपुर में आने के बाद अभी आपका क्या गोल है भाई? अब अच्छी फिल्में बनानी है, अच्छे एड्स बनाने हैं यहाँ पे। जो काम से अभी जाना जा रहा है, उस काम को और आगे बढ़ाना है, ताकि और लोग जाने, कुछ ऐसा बनाए कि थोड़ा नाम भी और बड़ा हो, और लोग पहचाने यहाँ पे, या फिर मुंबई तक हमारा काम पहुंचे। मैं मानूं रायपुर अब आपका फॉरएवर होम होने वाला है। हाँ, अभी के लिए तो फॉरएवर होम है, यही है, क्योंकि काम यही कर रहे हैं पिछले साल से। बट ऐसा नहीं है, हम पैन इंडिया वर्क कर रहे हैं। अभी हम लोग लास्ट दिल्ली जाके अभी काम किए थे लास्ट मंथ। तो काम बाहर से भी आते हैं, तो ट्रैवल करते हैं भाई, बिल्कुल ट्रैवल करते हैं। लास्ट ईयर मुंबई भी गए थे काम करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, जहाँ से भी काम बुला रहा है और जो अपने टाइप का काम है, तो बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल वहाँ ट्रैवल करके भी किया जा सकता है। ट्रेवल क्या रोल प्ले करता है भाई आपकी भाई लाइफ में? सुकून है भाई, ट्रैवल सुकून है।
मैं पता है बैंक में पैसे बचा के नहीं रखता हूँ। जहाँ अच्छे खासे पैसे आते हैं या कमाता हूँ ना थोड़ा, वो एक कोई ट्रिप प्लान करके चले जाता हूँ। पिछले साल मैंने 4 ट्रिप की है। अभी अभी इस साल फिर से शुरुआत हो चुकी है। ये भी जनवरी में करके आया है। तो ऐसा है कि जब तक सेहत अच्छी है ना? उम्र अच्छी है और सब कुछ अच्छा है, तब तक जितना घूमना है घूम लो, क्योंकि ये वक़्त दोबारा वापस आने वाला नहीं है। एग्जैक्टली भाई, है ना? कि मैं 4 दोस्तों को फ़ोन करके बोल सकूँगा कि चल भाई चलते हैं घूमने, ये नहीं हो पाएगा ना मुश्किल है दोबारा, भाई, मुश्किल मुश्किल है। है। हाउ इज योर फैमिली सपोर्टिंग योर करियर भाई? मतलब आर दे ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू, या फिर अभी जर्नी अभी बची है? अभी इतना प्राउड तो नहीं किया है, बट येस सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे से। आर दे हैप्पी विथ मम्मी-पापा व्हाट यू आर हाँ, डूइंग? येस दे आर हैप्पी, तभी तो इतना सपोर्ट करके यहाँ तक खींच के, नहीं तो फिर मैं जॉब कर रहा होता कहीं न कहीं। वैसे मैं ये सब करने के पहले 2014 में 1 महीना मैं 1 डेढ़ महीना मैंने जॉब की हुई है आईटी में। तो वो भी जॉब छोड़ के मैं इधर घुसा था, तो वो भी डिसीज़न एक बहुत बड़ा था जब घरवालों को बोल के निकला था। आपका भाई कोई फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन जहाँ पर आपको आपके खुद पर्सनली आपको अपना काम दिखाने का मौका मिला हो? यार ये ऐसा हो नहीं पाया पता है अभी तक। क्या होता है कि जब भी मैं कहीं घूमता हूँ ना और ये कैमरा लेके जाता हूँ ना, तो भटक जाता हूँ, मतलब या तो मैं घूम लूँ या तो शूट कर लूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। क्योंकि अभी मैं वाइफ़ के साथ ट्रैवल करता हूँ ना, हाँ, तो यही होता है कि मतलब मेरे को टाइम चाहिए। भाई कहीं करेक्ट, आप जा रहे हो, पहले देख रहे हो, फ्रेम करेक्ट, देख रहे हो, करेक्ट। कैमरा सेट कर रहे हो, तब तक इधर होता है अरे चलो यहाँ से। तो यही हो रहा था। अभी हाँ, लास्ट ट्रिप मैं अपनी वाइफ़ के साथ गया था, ये कसौल वगैरह। मैं कैमरा लेके नहीं गया था, हुँ। सिर्फ़ फ़ोन लेके गया था। क्योंकि मेरे को पता था फिर वैसे ही होने वाला है कि लेके जाऊँगा कुछ शूट नहीं कर पाऊँगा। तो अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है, बट फ्यूचर में होगा बिल्कुल। कोई ऐसी जगह जाऊँ मैं सुकून से शूट करूँ और उसकी पूरी फ़िल्म बना के मैं डालूँ। तो ये मैं अभी अभी भी है, प्लान में है। तो आपकी चेकलिस्ट में वो कौन-सी डेस्टिनेशन है भाई जो विज़िट करनी है? मस्ट मस्ट विज़िट वाली? कश्मीर फिर से घूमना है यार। कश्मीर आप हो चुके हो एक बार? हाँ, हो चुका हूँ, फिर से जाना है राजस्थान, हुँ, पुष्कर जाना है। हुँ। एक ना पौंडीचेरी के पास एक जगह है जहाँ पे ना वो हॉट एयर बैलून फेस्ट होता है। वो जाने का मन है, वो अभी बहुत साल से नहीं हो रहा है। साउथ में अभी तक गया नहीं हूँ, तो केरला जाना है। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है फिक्स यार, मैं हर जगह अच्छी लगती है यार। काफ़ी लंबी जर्नी रही है, रायपुर से मुंबई, मुंबई से रायपुर, वापस रायपुर। ठीक है? तो इस जर्नी में भाई कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जिसके बारे में आप लोगों को वार्न करना चाहो कि भाई ये हाँ, अवॉइड करना? पहला ही मिस्टेक है भाई लाइफ में। अगर आप पन्ना पलट के देख लो मेरा, तो पहला ही मिस्टेक है। आपको जब पता था कि आपको एनएसडी जाना है, एफटीआई जाना है, तो आपने इंजीनियरिंग क्यों की भाई? हुँ, एक छोटा-सा बढ़िया डिग्री करते, वो भी आर्ट में करते, थिएटर की डिग्री करते कोई। थिएटर सीखते, मंचते पूरा, और वो ग्रेजुएशन थिएटर में ही करके एनएसडी अप्लाई करते। कैसे सिलेक्शन नहीं होता? नहीं होता, 1 साल नहीं होता, दूसरे साल होता। तो ये गलती है भाई, पहली करेक्ट। गलती। तो वहीं पे ही गलती है ना। हुँ, जब मैं कॉलेज जॉइन कर रहा था 2008 से 8 के टाइम पे, 7 में, हाँ 8 के टाइम पे, तो कोई बताने वाला ही नहीं था ना कि भाई तेरे को एक्टिंग करनी है तो तू ये आर्ट कॉलेज में चले जा या फिर आर्ट कर ले। उस टाइम तो सब ये लगे थे इंजीनियर बनेगा या तो डॉक्टर बनेगा। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तू भी इंजीनियरिंग कर ले, क्योंकि ना बीए करेगा तो 3 साल में होगी, इंजीनियरिंग की डिग्री 4 साल की होती है, इज्जत अलग मिलती है। यही प्रोस्पेक्ट था ना। अपने बड़े भाइयों को देख रहे इंजीनियर बन करेक्ट, रहे हैं, करेक्ट वही भाई, चीज चल रही थी, डॉक्टर इंजीनियर। करेक्ट, तो भाई दिमाग में ही वही था ना, तो इसलिए इंजीनियरिंग घुस गए। नहीं तो ऐसा कोई मन थोड़ी था कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं खराब इंजीनियर हूँ, मेरे को कुछ आता ही नहीं है। आज मेरे से कोई भी फॉर्मूला पूछे मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसको उस लेवल से उस इंटरेस्ट नहीं पड़ा ना। लेकिन तो एक्टिंग से रिलेटेड कोई भी चीज पूछेगा मैं बता दूंगा, भाई एग्ज़ैक्टली। इंटरेस्ट मेरा उधर है। तो वो मेरा इंटरेस्ट उस समय भी था, लेकिन उस इंटरेस्ट को और आग लगाने वाला और उसको चिंगारी मारने वाला कोई था नहीं ना वहाँ पे। हुँ। तो ये पहली गलती है वहाँ पे। तो मतलब बेसिकली भाई स्टार्टिंग ही है। अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो आप सोर्स से पूरा स्क्रैच से वहाँ हाँ, से उसको फ़ॉलो करो, हाँ। ना कि बीच में पिक कर लेंगे। भाई फिर तो आप 2 नाव में ट्रैवल करने वाले बंदे बन जाओगे करेक्ट, मेरी और तरह ना वो तो कि फिर डूबेगा ही। हाँ, डूब जाएगा फिर तो। भाई तुम्हारा अगर फ़ोकस एम ही वही है, तो तुमको कोई नहीं रोक सकता। करेक्ट। फिर तो आप कड़ी से कड़ी मेहनत करोगे ना उसमें। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है भाई? मेरी कंपनी है ब्लू चिनी फ़िल्म्स के नाम पे। वो आपकी कंपनी है? हाँ, ब्लू चिनी फ़िल्म्स, ये प्रोडक्शन हाउस है? प्रोडक्शन हाउस है। हाँ, So this production house was also involved with Abhi, one of the photo shoot that you did with some of the cricket stars, हाँ, right? सीसीएल के प्रोजेक्ट CCL मिला था का। हमको। हाँ, ओके। सीसीएल का। तो ये तो भाई ये प्रोडक्शन हाउस का तो मैं काफी टाइम से नाम सुन रहा हूँ, मेरे हाँ, को नहीं पता था आप तो एसोसिएटेड हो।
तो ये हमारी कंपनी है, मैं हाँ। और मेरा फ्रेंड सानिध्य, हम दोनों इसको ओन करते हैं। तो साथ में करना है काम, और ये इस प्रोडक्शन हाउस को और बड़ा करना है, और बड़े-बड़े काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं इस पे। तो यही है मैं, और शॉर्ट फ़िल्म्स बनानी है, फ़िल्म्स बनानी है, बस ये है। Any specific Bollywood actor or actress हाँ, that you would like to have a shoot with? परफॉर्म करना है उनके साथ, एक्ट एक करना है ही था उनके भाई, साथ। एक ही था, अभी दूसरा आ गया है। एक ही था भाई जो अब नहीं कर सकते, इरफ़ान खान। करेक्ट। दूसरा है भाई अपना ये पताल लोक का जो एक्टर है, जयदीप अलावत। बाय क्रेजी या। वही पूरा वो है भाई। मैं नाइस। वैसे विक्रांत मैसी के साथ काम कर चुका हूँ एक ऐड में। वो भी ऐड आपको नहीं मिला होगा कहीं पे। नहीं मिला भाई, नहीं हाँ, मिला। फिनोलेक्स एलईडी का ऐड था, मैं दिखाऊँगा, ऐड है वो। वो छोटा-सा कैरेक्टर है मेरा, बट वो छोटा-सा कैरेक्टर सिर्फ़ ऐड में है, लेकिन उस ऐड की वज़ह से मैं 4-5 घंटे विक्रांत मैसी के साथ एक रूम में बैठ के बात करने को मेरे को मिला। वैनिटी में हम दोनों साथ में ही वो एक रूम शेयर कर रहे थे। जो मेरे को बड़ा एक्सपीरियंस मिला भाई उस बंदे से। 15 की बात है शायद। उस समय ये बने नहीं थे, थोड़े बड़े नहीं बने थे, बालिका वधू उन्होंने किया था, और ये अभी आ रहे थे, वेब सीरीज़ और इसमें आ रहे थे, मूवीज़ में आ रहे थे उस टाइम। बालिका वधू शायद छोड़ के अब ये सब ट्राई कर रहे थे, तो एड्स में और ये सब में आ रहे थे। तो विक्रांत मैसी से काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा मेरा, मतलब 4 घंटा आप बैठे हो यार, आप और मैं बैठे, इतनी बातें हुई, इतनी बातें हुई, और बहुत सारी बातें उन्होंने मेरे से शेयर की, जो कि मेरे को बड़ा वो बहुत कुछ सीखने को मिला था उस टाइम पे उनसे। भाई हुँ, एक्टिंग की बात हो गई। हुँ, एक्टिंग से अब फ़िल्म्स का नाम तो आएगा ही, हुँ। तो आपकी फ़ेवरेट फ़िल्म? फ़ेवरेट फ़िल्म रंग दे बसंती। एंड व्हाई? क्यों रंग दे बसंती भाई? भाई फ्लेवर है यार उसमें, ज़िग-ज़ैग है पूरा, सभी चीज़ें हैं, लव स्टोरी है, अप्स एंड डाउन्स है, एक पेट्रियोटिज़्म है उसमें, एक रियलिटी है, एक इतने सारे बंच ऑफ एक्टर्स का वो प्लेफुल चीज़ है, आमिर खान है, मतलब थोड़ा वो हर चीज़ थी उसमें। सेकंड थ्री इडियट्स, जो मैंने अपने घरवालों को दिखाई थी। हुँ। व्हाट्स द जब व्हाट्स द लर्निंग फ्रॉम थ्री इडियट्स भाई? भाई यही था कि मेरे को जाने दो मुंबई। वही कि मेरे को मेरा हाँ, मेरे पैशन को मेरा फ़ॉलो पैशन करने फ़ॉलो करना दो। था। मैं जब कॉलेज में था भाई तब हाँ, ये थ्री इडियट्स आई थी। हुँ, तब भी मैं लोगों के मुँह से यही सुनता था हुँ, कि शो दिस मूवी टू योर पेरेंट्स, हुँ, दे वुड अंडरस्टैंड। हुँ, भाई आपने अभी सोलो स्टोरी तो अपनी बता दी कि हुँ, रायपुर से मुंबई, मुंबई से रायपुर अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो। रिसेंटली शादी हुई है भाई आपकी। हाँ, तो ये जो बैचलर लाइफ से ये जो ट्रूली फैमिली पर्सन वाली जो इमेज आपके जीवन में आई है, हुँ, हुँ। इसमें क्या चेंजेस है? भाई मतलब एन्जॉय तो कर रहे हो, वो मेरे को हाँ, भी पता है, आई एम हाँ। आल्सो एन्जॉयिंग, तो लाइफ तो बहुत तुम्हारी बढ़िया शादी है। हो गई? हाँ भाई। अरे वाह! बढ़िया है। तो आई एम आल्सो एन्जॉयिंग, तो लाइफ हाँ, तो बहुत बढ़िया है। हाँ। बट व्हाट आर द चेंजेस? मतलब वो इंडिविजुअल से अब एज़ अ पार्टनर ट्रीट अभी किए जाते हो घर में भी। हाँ, देखो तो ऐसा है कि पहले जब शादी नहीं हुई थी ना, तो सोचते थे यार शादी शादी बड़ा मतलब भारी वर्ड लगता था। अभी जब शादी हो गई है तो भारी वर्ड तो है ही है, लेकिन उसके साथ-साथ आपको एक एक वर्ड जुड़ जाता है इसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि आप और ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो शादी के बाद। सिचुएशन के हिसाब से आप हर सब चीज़ें मैनेज करते हो अब, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, मतलब करेक्ट भाई। आपको पता होना चाहिए कि भाई अब ये होने वाला है, अभी मैं ऐसा कर लेता हूँ ये। तो काफ़ी चेंजेस भी आते हैं शादी के बाद, कि भाई अकेले वाली ज़िंदगी नहीं रह गई ना, अब आँखें खोलो बाजू में कोई है आपके, ऐसा लगता करेक्ट। है। तो आपको मतलब सोच समझ के ही चलना पड़ता है, लेकिन ठीक है, अच्छा है, मज़ा आता है। लाइक कोई ना, हर किसी को चाहिए ही पार्टनर लाइफ में एक्चुअली। इट्स गुड एक्चुअली, सब करनी चाहिए, मतलब हुँ। करनी चाहिए। This was आदर्श भाई। I met him for the first time, but I don't think मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि I'm meeting him for the first time. So आदर्श भाई, thank you very much for थैंक यू doing सो this मच second अनिल भाई। episode of Rajat Talks. Hopefully second episode 200 एपिसोड में कन्वर्ट हो अरे मेरे, हो जाएगा बिल्कुल। और मैं वापस आपको इन डेडिकेशन, बिटवीन। आज आज दूसरा है, कल तीसरा, परसों चौथा है, हो तो जाएगा। भाई ये जो 200 एपिसोड की जर्नी तय करूंगा ना, सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप थोड़ा मेरे लिए बीच में भी टाइम निकाल लोगे बिल्कुल, और हम कुछ और एपिसोड्स और शूट कर लेंगे। हम 200वें एपिसोड में भी आएँगे फिर से। Perfect. So thank you so much, guys, for watching this interesting episode of Rajat Talks. Hopefully you liked it. And in case if you haven't subscribed to my channel, please feel free to do that. If you subscribe, it will motivate all of us, especially me, for doing more and more episodes. So thank you so much. Stay tuned, guys.